नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाई नंदन। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के अंदर इनपुट रिले यानी रिले नंबर 1 और इनपुट की कनेक्टर बार बार खराब होती है। क्यों होती है? साथ में मैंने बताया था कि मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर जो है वो डीपीडीटी या फिर इनपुट कनेक्टर क्यों बार बार खराब होती है। और उस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने स्टेबलाइजर से इस डीपीडीटी स्विच को रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि बार बार जो आपकी डीपीडीटी स्विच जलने वाली परेशानी है, खासकर बड़े स्टेबलाइजर या फिर छोटे स्टेबलाइजर में भी आप कह सकते हैं डीजे स्टेबलाइजर, इसमें इस तरीके की परेशानी बार बार आती है। और इसे आप किस तरीके से हटाकर इन चीजों को काफी अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी कल हमसे पूछा गया कि सर इसकी वीडियो कब आएगी, तो बेसिकली कल मैंने वो वीडियो डाली थी, आज मैं ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक मैनुअल स्टेबलाइजर का डायग्राम बिफोर बना लिया है ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेबलाइजर की जो जीरो वाली लूप होती है, यहाँ पर आप एक इनपुट और एक आउटपुट कनेक्ट करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 6 पोल वाली एसपीडीटी स्विच इस्तेमाल की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीच वाली 2 पोल होती है, एक के ऊपर आप इनपुट की सप्लाई करते हैं और दूसरे से आउटपुट निकलती है, जो बेसिकली चली जाती है आपके रिले के कॉमन वाले पोल के साथ, जहां से कि हाई कट वगैरह होती है। तो बाकी सारी की सारी चीजें यही रहेगी, ये आपकी चली जाती है आउटपुट डीपीडीटी में। यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहेगी। सॉरी, डीपीडीटी नहीं, रिले रिले सॉरी, रिले के कॉमन वाले पोल पे। क्लियर है? तो एक्चुअल में यहाँ पे हम इस डीपीडीटी को रिमूव करके और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगी। तो एक्चुअल में रहती है तो खराब होती है, नहीं रहेगी तो नहीं खराब होगी। यहाँ पे एक और लॉजिक आप समझ लें कि डीपीडीटी के साथ एक खास तौर पे ये परेशानी क्या है कि मार्केट में 25 एम्पेयर से अधिक नहीं मिलती है। लोग देसी जुगाड़ करते हैं, कुछ चेंज ओवर लगाते हैं या फिर तमाम चीजें लगाते हैं, हालांकि उतनी जरूरत नहीं होती। एक्चुअल जहां पे आप इस तरीके की स्टेबलाइजर लगाते हैं वहां पे हाई वोल्टेज नहीं, खासकर लो वोल्टेज की परेशानी ही रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो रोटरी की एक कॉमन वाली पोल है वो यहाँ पे आके लगी है, और जैसा कि ट्रांसफार्मर की लास्ट लूप से एक वायर यहाँ पे आके लगी है। तो चलिए हम बीच से इस डीपीडीटी स्विच को रिमूव कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे इस डीपीडीटी को रिमूव कर दिया और 4 कनेक्शन जो आपकी डीपीडीटी या एसपीडीटी पे आती है, यहाँ पे वो 4 कनेक्शन है। तो यहाँ पे इस 4 कनेक्शन के साथ इसे हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। स्टेबलाइजर स्टेप अप के भी मोड में काम करेगी, स्टेप डाउन के मोड में भी काम करेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस कॉमन वाले पोल को हम इनपुट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है? जो इनपुट सप्लाई है वो डायरेक्टली आपके रोटरी स्विच के कॉमन वाले पोल के ऊपर आ जाएगी। और अभी अभी का जो ये सिनेरियो है, अगर आप इसे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेबलाइजर स्टेप अप के मोड में काम करेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे स्टेप डाउन करने के लिए ये जो हमारी स्टेबलाइजर है, ये स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों के अंदर काम करने वाली है। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, तो यहाँ जो एंड वाली लूप के साथ जो हमारी ये कनेक्शन आई थी डीपीडीटी में, इस कनेक्शन को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं, हमने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसकी 3 नंबर वाली जो पोल है, 3 नंबर वाली यानी कि सेकेंड लास्ट से पहले, यानी ये वाली लूप, इससे एक कनेक्शन हम ले लेंगे और इसे हम कनेक्ट कर देंगे इस आउटपुट जो आपकी रिले के कॉमन वाले पोल के ऊपर जाती है यहाँ पे। जैसा कि देख सकते हैं, इनपुट हमने रोटरी के कॉमन के ऊपर कनेक्ट कर दिया है और 3 नंबर लूप से हम यहाँ पर अपने रिले के कॉमन वाले पोल को जोड़ देते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगी कि स्टेबलाइजर 3 से 1 तक जब आएगी, यानी 3 पर जितनी इनपुट वोल्टेज है, अगर 3 पर रोटरी स्विच को रखेंगे तो जितनी वोल्टेज इनपुट आ रही है उतनी ही आपको आउटपुट मिलेगी। 2 पर लाएंगे तो स्टेप डाउन होगी, 1 पर लेकर आएंगे तो और भी स्टेप डाउन होगी, यानी वोल्टेज कम होगी। और जैसे ही यहाँ से 4 के ऊपर ले जाएंगे, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर
स्टेप अप होती है। एक्चुअल में क्या होता है, हाई वोल्टेज से हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए कम इस तरह की स्टेबलाइजर यूज की जाती है, खासकर स्टेप अप के लिए खास तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपके यहाँ बहुत हाई वोल्टेज नहीं रहता, ऑलवेज आपको स्टेप अप में ही चलाना है, तो इस 3 नंबर के साथ जो हमने जोड़ा है आप डायरेक्टली 1 नंबर के साथ जोड़ लेंगे, ओनली स्टेप अप के अंदर ये काम करेगी, ठीक है। और अगर आपको एक पॉइंट का भी अगर स्टेप डाउन करना पड़ता है तो इस 3 नंबर पर जो हमने यहाँ पे जोड़ा है इसको आप 2 नंबर पे भी यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से आपको स्टेप अप डाउन करने की जरूरत पड़ती है, अगर 2 स्टेप डाउन करने की जरूरत पड़ती है तो 3 पे कनेक्ट कर देंगे, अगर आपको 1 स्टेप डाउन करने की जरूरत होती है तो 2 पे, ऐसे अगर आप 3 पे कनेक्ट करेंगे तो काफी अच्छी तरीके से ये स्टेबलाइजर 3 से 1 तक वोल्टेज घटाने का काम करेगी और 3 से लेके 8 तक वोल्टेज बढ़ाने का काम करेगी। एक्चुअल में डीपीडीटी स्विच के साथ क्या परेशानी है, वो 25 एम्पियर से अधिक की नहीं मिलती और वो बार खराब होती है। और यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जो रोटरी स्विच लगाते हैं तो रोटरी के साथ ये बिल्कुल फैसिलिटी मिल जाती है कि वो आप जिस किसी भी एम्पियर रेंज की ढूंढते हैं वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो आप इस तरीके से अपने स्टेबलाइजर से डीपीडीटी स्विच को रिमूव कर सकते हैं और आपकी जो स्टेबलाइजर है वो प्रॉपर फंक्शन करेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है आप अच्छी तरीके से समझ गए और आप अपने स्टेबलाइजर में इसे इंप्लीमेंट करके, या फिर अगर आपके पास कोई सर्विस के लिए स्टेबलाइजर आती है उसके साथ आप इस तरीके की एक्सपेरिमेंट करके कस्टमर को भी खुश कर सकते हैं। और अगर आप नया स्टेबलाइजर बनाकर बेचते हैं वहां पे आप कि जो ये ट्रांसफार्मर है इसे थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर तक अगर आप 300 वोल्ट तक की वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे 350 तक की वाइंडिंग करके अगर आप इस तरीके का सिस्टम इसके अंदर डालते हैं तो ये काफी अच्छी ढंग से काम करेगी और आपको नए स्टेबलाइजर के अंदर अप डाउन स्विच लगाने की जरूरत, स्टेप अप डाउन स्विच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में आप बहुत अच्छा स्टेबलाइजर बनाते हैं, सब कुछ आप अच्छा देते हैं, बावजूद डीपीडीटी स्विच जल के आती है, तो यह समस्या यहाँ पे आपकी परमानेंट खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप जो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कुछ लिखते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।